नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां पर 2 करोड़ के जेवर लूटकांड से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। लूटकांड के करीब 24 घंटे के बाद पुलिस की कार्रवाई ने रंग लाना शुरू किया। लूटकांड के अपराधियों को दबोचने के लिए एसआईटी और एसटीएफ की टीम एक साथ कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी। 2 बाइक जब्त की जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये दोनों बाइक लूटकांड में शामिल अपराधियों की है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो भी आपके सामने रख रहे हैं और उसके मुताबिक लूटकांड में शामिल अपराधियों तक पुलिस पहुंच चुकी है। कुछ को हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ शुरू कर दी गई है। दरभंगा से बाहर बेगूसराय में भी पुलिस की छापेमारी हुई है। वहां भी मंसूर चक में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि कल दोपहर 2:30 बजे शहर के एक बड़े सराफा कारोबारी की दुकान को टारगेट किया गया। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार की नोक पर लूटकांड को अंजाम दिया था। विपिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, इस मामले में माना जा रहा है कि पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल चुकी है, पर्दाफाश कर चुकी है। कैसे पुलिस पहुंची अपराधियों तक और अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जिस तरह से लूटकांड को घटना अंजाम दिया गया और ये बड़ा बाजार है, तो लगभग हर एक जगह सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज जो जिधर से जिस रास्ते से अपराधी भागे उस रास्ते में भी कई सीसीटीवी फुटेज में वो कैद हो गए। जिसके बाद उनके बाइक का नंबर भी ट्रेस किया गया और 2 बाइक जो है सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने छोड़कर फरार भी हो गए। जिसके बाद टेक्निकल सेल के द्वारा लगातार उन अपराधियों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। जिसके बाद एसएसपी ने जो एसआईटी टीम गठित किया गया था और जो एसटीएफ जो चूंकि बड़ा मामला होने के कारण सरकार एक्शन में आई और गृह मंत्री ने साफ डीजीपी से ये निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में अपराधी भाग न पाए। जिसको लेकर जो है कहे तो एक तरह से बड़ी कार्रवाई बिहार पुलिस की और दरभंगा पुलिस की हुई और इसी का परिणाम है कि कई अपराधी हिरासत में लिए गए। चूंकि अभी पुलिस पुष्टि नहीं कर पा रही है। यहाँ के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से भी मैंने कई बार बात करने के प्रयास किया। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? जी, जो जानकारी सामने आ रही है, चूंकि एक दुकानदार जिस दुकान में जो घटना को अंजाम दिया गया था उस दुकान के एक जो स्टाफ है जो जेवरात बनाने का काम करते हैं, उनके एक मित्र को पुलिस अपने साथ लेके गई हुई है, तो वो भी उनके साथ है। उस सूत्र से जो सामने बातें आ रही है उसमें 4 से 5 लोगों को हिरासत में 4 से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर, अपराधी के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई दिखी। छापेमारी के दौरान मुठभेड़ की खबर, अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी के घायल होने की खबर। मंसूर चक में पुलिस ने छापेमारी की। दरभंगा लूटकांड में यह छापेमारी चल रही थी। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, मुठभेड़ की खबर मिल रही है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि पुलिस के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दरभंगा लूटकांड के बाद पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ सूचना मिली थी और उसी के आधार पर बेगूसराय जिले के मंसूर चक थाना क्षेत्र में नारायण चौक के समीप छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार एक होटल में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक अपराधी मौजूद थे और एसटीएफ उनकी रेकी कर रही थी और इसी के क्रम में एसटीएफ को कुछ सूत्र भी प्राप्त हुआ था और उसके बाद लगातार जो है एसटीएफ के द्वारा जिला पुलिस से संपर्क किया गया एवं दोनों की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी की गई। हालांकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ चूंकि देहात का एरिया है और कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अभी मक्के की फसल वहाँ बहुत अधिक लगी हुई है। तो जो अपराधी हैं उनको कुछ न कुछ सहूलियत मिल रहा था और अपराधी के खेत का लाभ लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे एवं अपराधियों के द्वारा भी गोलीबारी की गई। इसी क्रम में एसटीएफ के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। अभी तक मिली सूचना के अनुसार एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर है? क्या एक ही की गिरफ्तारी हो पाई है या पुलिस ने बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी की है? आप बता रहे हैं कि वहां पर कई लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार तकरीबन 6 लोगों की गिरफ्तारी को हिरासत में लिया गया है एवं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये पुलिस के बाद जो जानकारी दी जाएगी
जो ऑथेंटिक ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 से 6 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष आपका। एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई दिखी, अपराधी के साथ मुठभेड़, एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। दरभंगा लूटकांड में ये छापेमारी चल रही थी, जिस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर 3 साल की बच्ची से गैंग रेप का मामला है। बच्ची की हालत नाजुक है, बच्ची का एम्स में इलाज हो रहा है। परसा बाजार थाना इलाके में घटना हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में अब तक गिरफ्तार किया है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, बच्ची से रेप की खबर सामने आई है, इस वक्त कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या जानकारी इस मामले में? पुलिस लगातार लगी हुई है और इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस मामले में संलिप्त थे। एक संतोष बताया जाता है, दूसरा जो है करुआ बताया जाता है। लेकिन इस मामले में गंभीरता की बात यह है कि बच्ची जो महज जो है 3 से 4 वर्ष के बीच की है बच्ची, और उसके साथ जो है यह संवेदनशील जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसमें एक रिश्तेदार भी जो है नाम आया है कि रिश्तेदार भी था, वही सोई हुई बच्ची को उठा कर ले गया और उसके साथ जो है बधार में ले जाकर के जो है अपने दोस्तों के साथ जो है गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। जी, और अमरजीत, बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी, बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे पटना एम्स में एडमिट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है। काफी कम उम्र की बच्ची है और उसके साथ जो है जिन लोगों ने दरिंदगी की है वो काफी जो है शर्मनाक है। और आसपास बिल्कुल, और महज 3 साल की बच्ची जिससे रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से बच्ची को जानते थे। इस मामले में और भी जानकारी पुलिस जुटा रही है, एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। और वहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से दुनिया भर में तेल गैस का संकट गहरा चुका है, लेकिन यहां से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है। ग्रीन सानवी नाम का भारतीय एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार करके भारत आ रहा है। यह टैंकर लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में अन्य जहाजों के साथ ही ग्रीन साल्वी को भी ईरान की मंजूरी के बाद सुरक्षित मार्ग मिला है, जिससे कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। और ये जो जहाज है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है और भारत की सीमा में दाखिल हो चुका है। और वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई दिखी है। आर्म्स डीलर शहबाज अंसारी पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिलहाल बांग्लादेश में छिपा है शहबाज और बांग्लादेश से भारत में करवाता था हथियारों की सप्लाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियारों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर यह बड़ी कार्रवाई की और देश के कुख्यात आर्म्स डीलर शहबाज अंसारी पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि शहबाज अंसारी फिलहाल बांग्लादेश में है, वहीं से भारत में हथियारों की सप्लाई करवा रहा था। क्राइम ब्रांच ने 25 मार्च को ब्राजील, जर्मनी और तुर्की में बने अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी। इस मामले में 10 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये पूरी खेप बांग्लादेश में बैठे शहबाज अंसारी ने भिजवाई थी और इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के साथ शहबाज अंसारी पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत में दहशत और आतंक फैलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। लखनऊ रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर था। यूपी एटीएस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए पाक में बैठे लोगों के संपर्क में रहकर जाने माने संस्थाओं, रेलवे सिग्नल बॉक्स और गाड़ियों को निशाना बनाने की योजना तैयार कर रहे थे। मेरठ का साकिब उर्फ डेविल गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो कि साथियों के साथ रेकी कर जानकारी पाकिस्तान को भेजता था।
QR कोड के जरिए पैसे लेता था। नोएडा से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों को एटीएस ने जेल भेजा है। चारों आरोपियों को कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी एटीएस ने कोर्ट में भी दाखिल कर दी है और एटीएस की कस्टडी रिमांड अर्जी पर आज सुनवाई होगी। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सोसाइटी में एक नौकरानी बनकर आई महिला ने बुजुर्ग महिला पर नशीला पदार्थ फेंक दिया है। घर से जेवरात नकदी लेकर फरार हो गई है। मेड बनकर आई महिला ने बुजुर्ग से कहा कि उसकी बहू ने काम कराने के लिए बुलाया था, जिसके बाद दरवाजा खोलते ही चेहरे पर नशीला पदार्थ फेंक दिया और घर में रखा सारा सामान लेकर वो भाग गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खोला गेट ये लकड़ी वाला गेट खोला, वो जो उधर गेट लगा है स्टील वाला, उसको मैंने जैसे ही खोला वैसे ही उन्होंने पहले बोला कि आंटी काम के लिए बोला था हमको किसी लेडीज ने। तो हमने कहा कि काम के लिए आ रहे हो बेटा, बहू मेरी नहीं है, जब बहू आएगी जब आ जाना, संडे को आ जाना। उन्होंने बोला कि एक बार मुझे कमरे दिखा दो, कितना काम है, हम उसी हिसाब से बोल देंगे बहू के आपसे। मैंने कहा बेटा ठीक है, खोल दिए वाली। थोड़ा सा जैसे गेट खोले वैसे उन्होंने मेरे चेहरे पे हाथ केवल दिखा है मुझे, उसका ऐसे कर दिया, कुछ ली थी, बस यही इतना मुझे याद है। उसके बाद मैं यहाँ गिर गई, बेहोश हो गई बस। और अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले की जांच अब गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन अली नाम का शख्स था, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले अली के घर कानपुर पुलिस ने जब दबिश दी तो ये खुलासा हुआ है। मेरठ के डॉक्टर अफजाल, फिजियोथेरेपिस्ट अमित कुमार और वैभव मित्रुल प्राइम सस्पेक्ट है। कानपुर पुलिस तहकीकात में जुटी है, आरोपी फरार हैं। पूरे एनसीआर में गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार साउथ अफ्रीका की एक महिला भी ट्रांसप्लांट की खबर जब उसको लेकर सामने आई थी, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कार से दबकर एक महिला की मौत हो गई। दरअसल गाड़ी खड़ी करते समय हैंड ब्रेक न लगाने से गाड़ी अचानक बैक हो गई, जिससे कि गाड़ी और दीवार के बीच दबकर महिला की मौत हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। देखिए, कार से दबकर एक महिला की जान चली गई है। हैंड ब्रेक न लगाने की वजह से गाड़ी अचानक बैक होती है, उसके पीछे महिला खड़ी है और अचानक गाड़ी जब बैक होती है तो महिला गाड़ी और दीवार के बीच में आ जाती है, जिससे कि उसकी जान चली गई है। ये बेहद डरावनी तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई है। और देखिए ये तस्वीर। और हापुड़ से खबर, बंदरों के झुंड का आतंक लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी की बताई जा रही है। हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी है। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसका फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हमले के दौरान बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर पड़ी, जिसके बाद बंदर दौड़कर उसकी तरफ भागते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर निकलते हैं। स्थानीय लोगों ने बंदरों के झुंड को वहां से भगाया और घायल महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और अगली खबर अब आपके सामने बिहार के मोतिहारी से रखने जा रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब कांड की चपेट में लोगों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा। आज सुबह से 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कल शाम तक 5 लोगों की मौत और आज देखिए 2 और लोगों की मौत की खबर, यानी कि आंकड़ा ये 7 हो चुका है। आज सुबह लाल किशोर यादव की मौत हो गई। उसके बाद एक और बीमार लड्डू शाह की भी मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। कार्रवाई के नाम पर भले ही एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया, तुर्कौलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया, 2-4 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे कि जहरीली शराब बनाने और स्प्रिट बेचने की बात भी मानी गई है। लेकिन इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? उन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
तो मोतिहारी के रघुनाथपुर और तुरकौलिया में जहरीली शराब कांड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें हरदिया गांव के लाल किशोर यादव भी शामिल हैं। जहरीली शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद लाल किशोर यादव को अस्पताल भेजा गया था। परिजन उससे बेहतर इलाज के लिए पटना लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही लाल किशोर ने दम तोड़ दिया। मृतक किसान के बेटे की माने तो परिवार के लोग बार बार शराब पीने से उसे मना भी करते थे, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। इस बार उसके लिए शराब की घूंट मौत की घूंट साबित हुई है। इलाज हुआ था सिंह हॉस्पिटल में। उसके बाद ये से रेफर हुआ था, हम लोग ले जाते थे पटना। रास्ता में मौत हो गई। क्या करते थे पापा? किसान के काम करते थे। शराब मना नहीं करते थे? आप शराब पीते थे तो? मना करते थे तो मानते नहीं? नहीं। शराब कहाँ से पिए सब कुछ बताएं पापा? आप क्या बताएं? बता दें कि शराब पिए थे हम, जिम में बैठे घर पे, मुझे दिए थे। कितना गिलास पिए थे ये बताएं? ये नहीं बताया। पिए थे ये बताए थे। तो मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए कब किसकी मौत हुई। सबसे पहले आंकड़े जो आपके सामने रख रहे हैं वो 2 अप्रैल का आंकड़ा है। चंदू कुमार की मौत 2 अप्रैल को होती है। 2 अप्रैल को प्रमोद यादव की भी जान चली जाती है। 3 अप्रैल को परीक्षण मांझी की जान गई और 3 अप्रैल को ही संपत शाह की भी मौत हो गई। इसके अलावा 3 अप्रैल को हीरालाल महतो की भी जान चली गई। 4 अप्रैल को लाल किशोर यादव की जान गई और 4 अप्रैल को लड्डू शाह की भी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर ये 7 नाम जो आपके सामने रख रहे हैं, जहरीली शराब पीने की वजह से मौत जिनकी हुई है। और इस मामले में अब आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी सामने आ रही है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर अब लगातार बयानबाजी भी हो रही है। तो जहरीली शराब से मौतों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मोतिहारी का विषय सरकार के संज्ञान में आ चुका है। त्वरित गति से वहां पर छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार कार्रवाई करती है। बिहार में शराबबंदी है, लगातार प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। आपने जो मोतिहारी का विषय बोला वो भी सरकार के संज्ञान में है। त्वरित गति से वहाँ छापेमारी की गई है, कार्रवाई की गई है। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करती है। और मोतिहारी से ही एक और खबर आपको दिखाते हैं जिसकी तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। एक तरफ जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन शराब माफियाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया अब दिल्ली से बिहार में शराब तस्करी के लिए ट्रेनों की छत में तहखाने बनाकर शराब की तस्करी करते हुए देखे जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब आनंद विहार से चलकर रक्सौल जंक्शन आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस कप्तानगंज पार कर रही थी। तभी अचानक ट्रेन की छत से शराब की बारिश होने लगती है। ट्रेन की छतों से शराब की बारिश देखकर कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो भी तैयार कर लिया और ट्रेन में स्कॉट कर रही पुलिस भी शराब माफियाओं के इस हथकंडे को देखकर हैरान रह गई। शराब माफिया ने 2 बोगियों के बीच जो हिस्सा होता है बाथरूम के पास तहखाना तैयार किया था, जिसमें शराब छिपा कर रखी गई थी। लेकिन शराब माफिया की किस्मत खराब निकली। ट्रेन की गति तेज होने की वजह से ट्रेन की छत में छुपाए गए शराब एक एक करके नीचे गिरने लगी। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं जो कि कटिहार से आई है। फलका थाना में तोड़फोड़ की खबर। हिरासत में लिए गए युवक की मौत पर बवाल हुआ। एक युवक को हिरासत में लिया गया था जिसकी मौत के बाद ये बवाल मचा है। युवक पर बाइक चोरी का आरोप लगा हुआ था। पुलिस का हथियार छीनने का भी युवक पर आरोप था, लेकिन पुलिस हिरासत में युवक की जान चली गई है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। और ये देखिए सड़क जाम करते हुए जमकर यहां पर विरोध जाहिर किया गया, नारेबाजी की गई है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। हथियार के साथ लोग पहुंचे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कटिहार की है। बाइक चोरी का आरोप युवक पर लगा था, जिसके बाद युवक को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठा लिया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस कस्टडी में ही उस युवक की जान चली गई। इस बात से फलका थाने में नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है। हथियार के साथ लोग सड़कों पर उतर गए। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और चलिए बात मौसम की भी करते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग ने तबाही मचानी भी शुरू कर दी है
और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गेहूं की तैयार फसलें आ रही हैं। हर दिन गेहूं की खेतों में आग की खबरें आ रही हैं, जिससे कि किसानों की मेहनत और पूंजी खाक हो रही है। भोजपुर के शाहपुर में भी आग ने भारी तबाही मचाई। यहां करीब 400 बीघा में गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई है। खेतों में आग लगने के बाद किसानों के होश उड़ गए। आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता सैकड़ों एकड़ में लगी तैयार फसल जलकर खाक हो चुकी थी। आपका पंचायत में आग लगी हुई? जी, मेरा पंचायत गाँव डारूदर नगर है, जो कि आग लग गया है, जो कि 400 से ऊपर ही बीघा जल से पाया गया। क्योंकि आर ओ साहब आए हैं, बाद में आए, बताने के बाद ही आए हैं आर ओ साहब, और सभी जनता लगे हुए थे। गाड़ी भी बाद में आई हुई है। गाड़ी कब पहुंची? आग बुझाने के बाद गाड़ी आई है, बाद में आई है। एक छोटा गाड़ी आई थी पहले से, जो कि बाद में सब गाड़ी आई है हमारे यहाँ। तो आग लगी थी? वो 3 घंटा हो गया, कम से कम 3 घंटा सुबह हो गया आग लगा हुआ। आग पे काबू पा लिया गया? आपको काबू पाया गया तो जब जनता लगे तब ना काबू लगा। गाड़ी तो लास्ट में आई है गाड़ी हमारे यहाँ। और अगली बड़ी खबर नालंदा से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे कि करीब 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज नानंद गांव के पास गेहूं की फसल में आग लगी और धीरे धीरे कई गांव तक ये आग फैलती हुई चली गई। और इधर बांका के रजौन में भी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है। सखहरा पंचायत के मलही और विष्णुपुर के खेत में आग भड़कने की वजह से 10 बीघा में ज्यादा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि खेत से गुजर रहे बिजली के हाई वोल्टेज तार से जो चिंगारी निकली होगी, उससे ये आग लगी। तैयार गेहूं की फसल जलने से किसान अब मुश्किल में पड़ चुके हैं। भारी नुकसान हुआ है, मुआवजे की मांग भी की जा रही है। और अगली खबर पटना के बिहटा से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। घटना खेदलपुरा गांव की बताई जा रही है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर चुकी है। महज कुछ ही देर में करीब 10 कट्ठे में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर खत्म हो गई। लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। काफी देर के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान किसानों को हो चुका था। ये देखिए, हम लोग का पोल यही है। तो ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जगह जगह पर किसानों की मेहनत खाक हुई है। गेहूं की तैयार फसलों में आग लग गई, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। आरा, नालंदा, पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की फसल जो पूरी तरीके से तैयार थी, काटने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले आग की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। नालंदा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी, धू-धू करके किसानों की मेहनत जल गई। और पटना में भी 10 कट्ठे में जो तैयार गेहूं की फसल थी, वो जलकर कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। दमकल विभाग की टीम देरी से पहुंची। अब किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी पर उनका पूरा जीवन निर्भर है। आर्थिक तौर पर अब उनको नुकसान हुआ है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। मेहनत जली, उम्मीदें राख हो चुकी हैं किसानों की। ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लगी। कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, कहीं पर हाई टेंशन तार से जो चिंगारी निकली उसकी वजह से आग लगी, और किसानों की मेहनत जलकर खत्म हो चुकी है। और इसी खबर